नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना, और अगर वीडियो आपको सही लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से मुस्लिम वोट निर्णायक रहा है। दोस्तों, जिस पार्टी के फेवर में मुस्लिम वोट एक मुश्त गया, उस पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर विजय हुई। लेकिन ये अफसोस है, हमें इस बात का अफसोस है कि जो मुस्लिम वोटर हमेशा से यूपी में निर्णायक रहा, वही मुस्लिम वोटर्स हमेशा से उत्तर प्रदेश में हाशिए पर रहा। उत्तर प्रदेश की बात आप छोड़िए, पूरे देश में हाशिए पर रहा। जिस मुसलमानों की वोट को लेकर लोग शासन और सत्ता में काबिज होते हैं, शासन और सत्ता में आने के बाद वही लोग मुसलमानों के हक और अधिकारों को भूल जाते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है अपनी इस उम्र में कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियों को सपोर्ट करता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं यूपी के अंदर कांग्रेस की ओर रनअप करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कांग्रेस ही बीजेपी को रिमूव कर सकता है, या बीजेपी के सामने विपक्ष के तौर पर उन्हें कोई विकल्प दिखता है तो वो कांग्रेस, इसलिए वो लोग लोकसभा में कांग्रेस को वोट करते हैं। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों के साथ साथ मुसलमानों के लिए भी बहुत अहम होने वाला है। क्योंकि अगर 2024 में आप बीजेपी को नहीं रोक पाए तो उसके बाद का जो समय होगा वो पीडीए के लिए, पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, इनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। उसकी कुछ झलक आपने अभी से देखी है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बीजेपी को रोकने के लिए इस देश में एक अलायंस बना है और उसका नाम है इंडिया अलायंस। कल उसकी वर्चुअल बैठक थी। उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ये पार्टिसिपेट नहीं किए, और ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बनेंगे। लेकिन उन्होंने ये साफ साफ मना कर दिया कि उनको इस अलायंस में किसी भी या कोई भी बड़ा पद मिले, इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य यह है अलायंस मजबूत हो। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि जो तीसरा मोर्चा बनने की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये तीसरा मोर्चा ना बनकर कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर मिलकर के चुनाव लड़े। हमने सपा का नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि सपा ने शुरुआत से ही अलायंस में बसपा का विरोध किया, और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे अखिलेश यादव जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बसपा अलायंस में जाएगी या नहीं जाएगी। दोस्तों, सपा प्रमुख पीडीए के सहारे 2024 का चुनाव जीतना चाह रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में बसपा, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन होता है तो ये फैक्टर बहुत ही प्रभावी साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, आपको बताता चलूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं दलितों का वोट 21% है और मुसलमानों का 19 से 20%।
अगर इनका सम्मिलित रूप देखा जाए तो ये 40% के आसपास पहुंच रहा है और कांग्रेस का कोई निश्चित दानाधार नहीं है। अगर प्रदेश के अंदर इनका मामला ठीक ठाक रहेगा तो वोट प्रतिशत कांग्रेस के पाले में भी जा सकता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो विधानसभा के चुनाव में क्षेत्रीय दलों पर उम्मीदें जताता है और जब लोकसभा चुनाव का नंबर आता है तो कांग्रेस के पाले में अधिकांशता चला जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां यहीं तक सीमित हैं। अगर बीजेपी को केंद्र से रिमूव करना है तो इससे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं होगा कि कांग्रेस को ही वोट किया जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस, बसपा और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन की बात कर रहा हूं, क्योंकि बसपा का जो कोर वोटर है वो बीएसपी सुप्रीमो के इशारे पर काम करता है। अन्य पार्टियों के जो लोग हैं वो अपना वोट गठबंधन में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हिंदूवादी भावना है। कुछ लोग इस देश में सपा बसपा के गठबंधन से बहुत ही ज्यादा असहमत रहते हैं। हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो लोग ऐसा बोला करते हैं सपा और बसपा के ही कि अगर सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो हमारी वोट बीजेपी को चली जाएगी। आप लोगों को मेरे ये शब्द भले ही बुरे लग रहे हों, लेकिन ये 100% सत्य है। मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि अगर सपा बसपा का गठबंधन हो रहा है तो उनका वोट बीजेपी को जाएगा। और ये बात बोलने वाले सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग हैं। दोस्तों, कल है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन। कल के दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 2024 के चुनाव के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसा लगभग बड़े दिनों से सोशल मीडिया में ट्रेंड भी चल रहा था कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने जन्मदिन के अवसर पर गठबंधन के ऊपर कोई बड़ा ऐलान करेंगी। दोस्तों, कल क्या होगा ये कल देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी की अपेक्षा बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है और असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं बसपा से गठबंधन करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, हाथ प्लस हाथी और भाईजान भी बनेंगे साथी। अगर ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के अंदर कामयाब हुआ तो आप लिख के रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन को प्रचंड सीटें मिलेंगी अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को पीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया। आपको बताता चलूं, अगर गठबंधन हो भी रहा है और बसपा को पीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा है तो ये गठबंधन भी बहुत ज्यादा कामगार साबित नहीं होगा। दोस्तों, अगर वास्तव में विपक्ष की मंशा 2024 में बीजेपी को रिमूव करना है, मोदी को हराना है, तो उन्हें बसपा के साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को पीएम उम्मीदवार घोषित करना होगा।
तभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष के पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में बसपा, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी जी का गठबंधन अगर हो जाए तो ये बीजेपी को रोक सकता है? आपको क्या लगता है, अगर मायावती जी को अलायंस पीएम उम्मीदवार घोषित कर दे तो बीजेपी के लिए टेंशनें बढ़ जाएंगी? आपको क्या लगता है, कल अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती जी अलायंस पर कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगी? कमेंट सेशन में आके आप जरूर बताइए। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।